हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अराउंड 21 लेक्चर्स पहले हो चुके थे, उसके बाद एक ब्रेक आया था और उसके बाद हमने साइंस एंड टेक वाला पार्ट कंप्लीट किया। नाउ फाइनली वी आर रिज्यूमिंग दिस सीरीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़े से एक दो टॉपिक्स पीछे से ही पिक कर रही हूँ ताकि आपका एक सिंक बन जाए। ऑल्दो हमने अपसर्ज इन हथरास जो कि उत्तर प्रदेश वाले रीजन में मिलता है, तो हथरास की बात हम कर चुके थे, पाइका की हम बात कर चुके थे, पर वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ 2 स्लाइड्स एक्स्ट्रा पढ़ेंगे आज, उसके अलावा फिर हम कंटिन्यूटी में आगे जाने वाले हैं। और मैं अज्यूम करूँगी आपने मॉडर्न हिस्ट्री के पिछले लेक्चर्स भी देखे हैं, बिकॉज एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। और अगर पिछले नहीं देखे हैं तो एक बार उनको देख लो, आपको फिर एक सिंक में पूरे ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो अब हथरास में भी रिबेलियंस उठे, अपराइजिंग्स हुई 1817 के आसपास। तो वहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट तालुकदार था, तालुकदार का मीनिंग हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस करा हुआ है। तो एक तालुकदार थे यहाँ पे, नेम था उनका दयाराम। बहुत सारे विलेजेस के ये एक ही तालुकदार थे और कंपनी ने इनके साथ एग्रीमेंट कर रखा था। अब एग्रीमेंट सेम ही था, यहाँ पे दयाराम है, ठीक है। बहुत सारे विलेजेस इनके अंडर आते हैं, विलेज 1 विलेज 2 ऐसे आप अज्यूम करके चल सकते हो। एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, सबको लोन्स प्रोवाइड करती थी। लोन्स प्रोवाइड करके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लगाया करती थी। ज़मीनें तो लोगों की ही हैं, लोकल पीपल की ही हैं, पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्लेम सारी जगह पे करे जा रहे हैं। अब दयाराम, जिनके अंडर बहुत सारे विलेजेस आते थे, ये ना तो लोन रिटर्न कर पाए ब्रिटिशर्स का या ईस्ट इंडिया कंपनी का, ना ही वो जो इंटरेस्ट था, लोन ही नहीं पे कर पाए, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो किया ही नहीं होगा। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ये जो हथरास के लोग थे, इन्होंने अपराइजिंग्स कर दी अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ओवरऑल देख के रहे हैं हम 1857 से टाइम पहले अगर देखें तो सारे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। फिर वैसे ही पाइका रिबेलियन हुआ। पाइका रिबेलियन के लिए हम चलेंगे उड़ीसा वाले रीजन में। उड़ीसा वही रीजन है जहाँ पे आपको चिलिका लेक भी मिलती है, ठीक है। चलो ये ज्योग्राफी का था, पर स्टिल इम्पॉर्टेंट फैक्ट। चिलिका लेक ब्रैकिश वाटर है उसके अंदर और लगून है एक तरह का, बाकी ज्योग्राफी में देखेंगे। तो उड़ीसा के अंदर अगर देखें तो वहाँ पे पाइका जो ट्राइब थी, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एक मिलिशिया ग्रुप बना लिए, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या करता था, अब जितने भी ये ट्राइबल थे, पीजेंट्स थे, इनका मेन फोकस कहाँ पे हुआ करता था, लैंड के जो रिसोर्सेज हुआ करते थे, फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हुआ करते थे। अब उन पे भी अगर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना क्लेम करेगी तो कैसे चलेगा। तो उसी तरह से पाइका ने भी क्या किया, जो उड़ीसा के थे, इन्होंने अपने एक मिलिशिया ग्रुप बना दिए। तो जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको सप्रेस करने की ट्राई करी, पाइकास को सप्रेस करने की ट्राई करी, तो उड़ीसा ने भी क्या किया, उड़ीसा के ये जो पाइका रिबेलियन था ये भी अपसर्ज हुआ 1817 के आसपास। बट 1817 में ये पीक पे तो आया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। आसपास के जो प्रोविंसेस हुआ करते थे उनको भी इन्होंने अपने में मिला लिया था, पर ईस्ट इंडिया कंपनी इनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ गई और 1818 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो रिवोल्ट था इसको सप्रेस कर दिया इन 1818। अब आते हैं बख्शी जगबंधु विद्यासागर, एक बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। खुर्द रीजन के ये राजा हुआ करते थे। और एक दीन बंधु संतारा आते हैं। तो ये जो आपने अभी पाइका रिबेलियन देखा, पाइका रिबेलियन के 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हमने यहाँ पे देख ली, बख्शी जगबंधु विद्यासागर और दीनबंधु और संतारा, दीनबंधु संतारा। तो ये इंपॉर्टेंट लीडर्स थे पाइका रिबेलियन के। उसके अलावा जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो था वगैरह अपराइजिंग। अभी तक हमने सिर्फ 2 अपराइजिंग्स की बात करी, एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको याद रखने में दिक्कत आ सकती है, तो मैं आपको साथ साथ रिवाइज करवा दूंगी। पहले हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के हथरास वाले रीजन में कैसे अपराइजिंग्स हुई। यहाँ पे जो प्रोमिनेंट लीडर आपको मिलेंगे वो थे दयाराम। दयाराम जो थे एक तालुकदार हुआ करते थे। तालुकदार थे बहुत सारे विलेजेस के, मतलब इनके अंडर बहुत सारे विलेजेस आया करते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ पे लोन ले रखा है, अपनी ही फसल को उगाने के लिए लोन ले रहे हैं फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोन तो दिया, प्लस इंटरेस्ट भी चार्ज करा था कि लोन अगर 100 रुपये का लिया है तो 200 रुपये आपको रिटर्न भी करने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा टैक्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगाया करते थे। अब दयाराम वॉज फेल्ड, वो रिपे ही नहीं कर पाए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पैसे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। लोन भी नहीं चुका पाए और इंटरेस्ट भी नहीं दे पाए ओवरऑल। उस वजह से पाइका वाले रीजन में हथरास वाले रीजन के जो लोग हैं वो रिवोल्ट क्रिएट कर देते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स।
पाइका रिबेलियन हमने देखा, पाइका आ गया आपके उड़ीसा वाले एरिया में। उड़ीसा में जब आप देखोगे तो यहाँ पे इनका जो लैंड एरिया था उसके ऊपर किसने क्लेम कर लिया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना क्लेम कर रही है और जिस वजह से जो पाइका लोग थे उनका कोई हक ही नहीं बचा हुआ था उस ज़मीन के ऊपर, तो उनके अगेंस्ट ये एक टीम बना लेते हैं, एक मिलिशिया ग्रुप बना लेते हैं 1803 में और इनके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देते हैं। 1817 में पाइका रिबेलियन आप देखोगे काफ़ी जेनिथ पे था, काफ़ी पीक पे था। फाइनली उन्होंने 1817 में ट्राई तो किया था क्योंकि बहुत सारे प्रोविंसेस आके मिल चुके थे पाइका के साथ ऑफ उड़ीसा, पर 1818 के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने सक्सेसफुली इस रिवोल्ट को भी सप्रेस कर दिया। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर पिछले लेक्चर्स आप देखोगे तो हम देख रहे हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कईयों को जहाँ पे इनके पास पावर नहीं है, मतलब जो आर्मी का रिसोर्स नहीं है, तो उस केस में ये क्या कर रहे हैं, ब्राइब वगैरह दे रहे हैं, ठीक है, रिश्वत दे रहे हैं। और जहाँ पे इनकी आर्मी स्ट्रांग है उस केस में ये अपनी आर्मी का यूज़ कर ले रहे हैं। और इनकी आर्मी ऐसे भी नहीं था कि सिर्फ अंग्रेज़ों से ही भरी हुई थी, उसमें इंडियंस भी इन्होंने रिक्रूट करे हुए थे। पर दिमाग कहाँ पे लगाया कि इंडियंस को पोजीशन ही नहीं दी है कमांडिंग वाली, कमांडिंग में खुद बैठे हुए हैं। तो ये सब चल रहा है। और बख्शी और जो बख्शी जगबंधु विद्यासागर हैं और दीन बंधु संतारा हैं, ये दोनों क्या है, मेन लीडर्स हैं पाइका रिबेलियन के। अब चलते हैं नेक्स्ट अपराइजिंग के ऊपर, दैट इज़ वगेरा अपराइजिंग। वगेरा अपराइजिंग का टाइमलाइन मिलेगा आपको 1818 से लेके 1820 तक का। अब वगेरा अपराइजिंग सेम कंडीशंस रहेंगी, जो फॉरेन रूल था वो इंक्रीज़ कर रहा है वगैरह वाले एरिया के अंदर, और जो गवर्नमेंट ऑफ बड़ौदा है उनकी डिमांड जो है इंक्रीज़ करी जा रही हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ बड़ौदा जो हुआ करता था ना, ये किसके अंडर चले गए थे, ये चले गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब बोलते ये थे पर वो वर्ड्स होते किसके थे एक्चुअल में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ बड़ौदा है ये किसके ऊपर, वगैरह लोग जो वगैरह की रीजन के जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। तो इसी वजह से जो वगैरह के लोग थे वो भी अपराइजिंग क्रिएट कर देते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इसके अलावा आता है अहोम रिवोल्ट। अहोम रिवोल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अहोम जो डायनेस्टी थी ये लगभग आप चले जाओ 13th सेंचुरी में 1228 AD के आसपास, तब ये जाके एस्टेब्लिश हुई थी। डाउनफॉल इसका 19th सेंचुरी में ही हुआ था, जब ये ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने वगैरह लगे, तो उसी टाइम पे इनका आपको डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। रिसेंटली 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में जो मोयदाम्स हैं, मोयदाम्स एक डिस्ट्रिक्ट है असम की चराइदियो, वहाँ पे इनको यूनेस्को की 43rd साइट बना दिया गया। तो इंडिया के पास अब टोटल कितनी साइट्स हैं जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में है, टोटल 43। तो ये भी ध्यान रखोगे। फर्स्ट पे जो आता है वो इटली है, सेकंड पे चाइना है जिनके पास सबसे ज़्यादा है। इटली के पास अराउंड 60 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इंडिया के पास 43 हैं, और हमारा जो रैंक है पूरे वर्ल्ड में वो है 6th रैंक। ये करंट अफेयर हुआ आपका, इनको भी आप ध्यान में रखोगे। अब चलते हैं अहोम रिवोल्ट। अहोम डायनेस्टी कहीं ना कहीं अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में चले जाएं तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कुछ आपको ऐसे दिखता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ जुड़ा हुआ है, एक चिकन नेक कॉरिडोर भी जिसको बोलते हैं। लगभग 14 किलोमीटर का ही ये डिस्टेंस है जहाँ से कनेक्ट करता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। कनेक्टिविटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। आज के टाइम पे असम बनाएंगे तो कुछ ऐसा जैसा बनता है, पर उस टाइम पे तो ये पूरा फैला हुआ था इतने रीजन में। असम तो बाद में डिवाइड हुआ इन पर्टिकुलर स्टेट्स, जो भी मेघालय पढ़ते हो आप, त्रिपुरा वाली स्टेट्स पढ़ते हो, ये तो बाद में बने थे। तो ये वाला जो एरिया था यहाँ पे अहोम किंगडम रूल किया करता था। अब आपको याद होगा फर्स्ट बर्मा वॉर हमने पढ़ी थी, 1826 to 27 तक चलती है। म्यांमार वो जो आ गया ना, यहाँ पे ये देखो, ये इंडिया है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, और ये तो सारा क्या है आगे, बर्मा ही तो था उस टाइम का। आज के टाइम पे म्यांमार बोलते हैं, ठीक है, मिलिट्री कू से सफ़र कर रहा है इस टाइम पे। तो ये जो बर्मा वॉर होती हैं 1826 to 1827, ये क्या करती हैं, असम वाले रीजन के लिए हुई थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उसके रिसोर्सेज हम यूज़ करें, पर अहोम जो किंगडम था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करता था। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो अहोम की टेरिटरी है उसको भी हम ही ऑक्यूपाई कर लें। पर इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बर्मा वॉर जब हो जाती है उसके बाद जब अहोम के साथ पंगा लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अहोम किंगडम की तरफ से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स को 1828 के अंडर। तो जो कंपनी थी, ये जो अपर असम था, महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र हुआ करते थे, तो इन्होंने क्या किया, असमीज किंगडम को रिस्टोर कर लिया था। होता क्या है,
यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर दी गई इस रीजन के अंदर कि जो बाहर वाला हिस्सा है वो ट्राइबल्स ही रहेंगे, अंदर वाले हिस्से में ब्रिटिशर्स को जो भी काम करना है वो करते रहेंगे। आपने एक जगह सुनी होगी दिग बॉय। दिग बॉय जो है, यहाँ पे जो अंग्रेज़ हुआ करते थे ऑयल की ड्रिलिंग किया करते थे, ऑयल को ड्रिल करने के लिए, तो ये बार बार बोलते थे बॉयज़ को कि डिग करो फटाफट से, डिग बॉय लाइक दैट, और जगह का नाम ही क्या पड़ गया था, दिग बॉय पड़ गया था। तो ये जो कंपनी थी, इन्होंने अपर असम वाला जो एरिया था ये महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को हैंड ओवर कर दिया था, क्योंकि इन्होंने देख लिया जो अहोम है इनके साथ अगर पंगा लेंगे तो अपना ही रिसोर्स वेस्ट होगा, अपने ही वेपन्स, अपने ही जो मिलिट्री के लोग हैं जिनको कहीं और डिप्लॉय किया जा सकता है उनके साथ यहाँ पे लड़ाई करनी पड़ेगी। तो ये सारे इश्यूज़ यहाँ पे हुए। अब मेन लीडर्स कौन कौन मिलेंगे अहोम किंगडम के अंदर, तो एक थे गोमधर कंवर, अहोम प्रिंस, धनजॉय बोगन 1828 के, ये मेन प्रोमिनेंट लीडर्स आपको अहोम के रिवोल्ट में मिल जाएंगे। सूरत सॉल्ट एजिटेशन करते हैं, पर पहले ये जो 2 अपराइजिंग्स हमने दोबारा से की इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगेन आई एम टेलिंग यू कि इट इज़ कॉम्प्लेक्स, तो दैट्स वाई बार बार रिवाइज करोगे तो लर्न हो जाएगा। अभी हमने देखा वगैरह अपराइजिंग के बारे में, 1818 से लेके 1820 तक का टाइम पीरियड आ जाएगा। अब यहाँ पे जो फॉरेन रूल था, यहाँ पे 3 लोगों की बात आएगी। एक तो वगैरह के लोग आ जाएंगे, साथ में गवर्नमेंट किसकी, बड़ौदा की, और नीचे और कौन है, और है ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी गवर्नमेंट बना रखी है इस टाइम पे। गवर्नमेंट ऑफ बड़ौदा क्रिएट कर रही थी प्रेशर ऑन वगोरा। अब गवर्नमेंट ऑफ बड़ौदा तो इंडिजिनस थी, पर यहाँ पे हो क्या रहा था, ब्रिटिशर्स के शब्द ये बोला करते थे, तो फॉरेन रूल वगैरह वाले जो हैं वो फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, तो इस वजह से वगैरह के लोगों ने एक रिवोल्ट क्रिएट कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उसके बाद हमने बात करी अहोम रिवोल्ट के बारे में, विच टुक प्लेस इन 1828। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, फर्स्ट वॉर हो जाती है कब, 1826 से लेके 1827 तक, और जिस वजह से जो अहोम रीजन था और जो अहोम टेरिटरी थी, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इस टेरिटरी को भी हम ही कॉन्कर कर लें, पर अहोम किंगडम, अहोम जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा एजिटेशन शो करी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और फाइनली कंपनी को जो अपर असम वाला एरिया था वो महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को हैंड ओवर करना पड़ा। तो जो असमीज किंग थे तो काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो था असम का वो उन्होंने रिटेन कर लिया था। मोइदोम्स की याद रखना, ये मोइदोम्स है क्या, ये बरियल सिस्टम है, राजा और रानियों को दफनाया जाता था इस पर्टिकुलर तरीके से। तो ये जो बड़ा सा ये टूम दिख रहा है आपको, इसके नीचे बरियल्स हुआ करते थे राजा रानी के। साइज़ जो है इनके वेरी करते हैं एज़ पर कि कितना पावरफुल कोई पर्सन हुआ करता था। अराउंड 42 टूम्स यहाँ पे देखे गए हैं असम वाले एरिया में, चराइदियो डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आता है सूरत सॉल्ट एजिटेशन। सूरत सॉल्ट एजिटेशन टुक प्लेस इन 1840s। टाइम नोटिस करते रहना, अभी रिवोल्ट ऑफ 1857 के पहले का है सारा। तो सूरत सॉल्ट एजिटेशन आता है। सूरत सॉल्ट एजिटेशन अगर देखोगे तो ब्रिटिश जो अथॉरिटीज़ थी सूरत वाले एरिया के अंदर, ये सॉल्ट ड्यूटी लगा देते हैं। सॉल्ट ड्यूटी मतलब नमक बनाया करते थे, जितना भी आपका ये कोस्टल रीजन आ जाता है, इस तरफ अभी हम जा चुके हैं सूरत वाले पोर्शन में, तो यहाँ पे ये लोग नमक बनाया करते थे, क्योंकि यहाँ पे एक सागर है, अरेबियन सागर जिसको आप बोलते हो, ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या करते थे, ये सॉल्ट बनाया करते थे, सॉल्ट बनाया करते थे। तो अब ब्रिटिशर्स चाहते हैं ये सॉल्ट भी हमें दे दो, इतने भूखे थे ये लोग कि अब ये भी चाहते हैं कि सॉल्ट भी हमें दे दिया जाए। तो पहले जो ड्यूटी लगती थी, टैक्स लगता था, वो सिर्फ 50 पैसे था। अब इन्होंने सूरत वाले एरिया के अंदर जो टैक्स था उसको इंक्रीज़ कर दिया 2 रुपीज़ 1, जिसकी वजह से जो लोग थे सूरत वाले एरिया में जो सॉल्ट वाले सेक्टर में काम कर रहे हैं उनमें एजिटेशन आ जाती है, और इन्होंने यूरोपियंस को अटैक करना शुरू कर दिया। ये सारा यहाँ पे सूरत में चल रहा है इस टाइम पे। 1844 के अंदर हम देखते हैं कि जो कॉमन पीपल थे वो एजिटेट हुए और यूरोपियंस को अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी लिखा है ऊपर 1840s, क्योंकि बीच बीच में ये इवेंट्स होंगे। ये रिवोल्ट, इस रिवोल्ट की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या करना पड़ा, कुछ मेजर्स लेने पड़े 1848 के अंदर। 1844 में अटैक किया सूरत के लोगों ने ब्रिटिशर्स के ऊपर, फिर जाके 1848 यानी कि 4 साल के बाद ब्रिटिशर्स ने कुछ स्टेप लिए और इन्होंने क्या किया, कुछ वेट एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि इतने सॉल्ट पे इतना टैक्स लगेगा, इतने में मतलब उनको मेजर करा जाएगा वेट्स के हिसाब से, जैसे बंगाल में ये कर रहे थे, और उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। तो ये हुआ सूरत सॉल्ट एजिटेशन। फिर आती है वहाबी मूवमेंट। वहाबी जो थी ये इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। एक होती है अप्रोच रिफॉर्मिस्ट और दूसरी रहती है रिवाइवलिज्म। रिफॉर्म का मतलब है कि चेंजेस लेके आना, कोई चीज़ है पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसके अंदर चेंज कर दो, आज के टाइम के हिसाब से उसमें चेंजेस ले आओ। पर रिवाइवल में क्या होता है, कोई चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है, बीच में वो ख़त्म हुई, अब चाहते हैं कि उसको दोबारा से लाया जाए, तो उसको रिवाइव किया जा रहा है।
ठीक है, दोबारा से उसको लाया जाएगा। तो वहाबी मूवमेंट जो थी ये एक रिलीजियस मूवमेंट है, इस्लामिक रिवाइवलिज्म दिख रहा है यहाँ पे। किसने फाउंड करा था? तो सैयद अहमद ऑफ रायबरेली ने इसको फाइंड आउट किया। अब ये देख रहे थे कि जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, वो इस्लाम के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसी वजह से वो चाहते थे कि जो हमारी सोसाइटी है वो पूरी इस्लामिक हो, प्योर इस्लाम। तो इन्होंने बोला कि हम दर उल हर्ब यानी कि लैंड ऑफ काफिर्स को कन्वर्ट कर देंगे दर उल इस्लाम में, लैंड ऑफ इस्लाम। तो वहाबी मूवमेंट जो है, दो तीन चीज़ें इसमें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो टाइमलाइन याद रख लो, 1830 से 1850 के बीच में चल रही है। किस चीज़ के ऊपर फोकस है? तो इस्लाम को दोबारा से रिवाइव करना है, इस्लामिक रिवाइवलिज्म। क्यों करना है? बिकॉज जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज़ कर रहा है और जो इस्लामिक कल्चर है वो डिक्रीज़ कर रहा है। एंड दे वांट कि जो हमारी सोसाइटी है वो पूरी तरह से कैसी हो जाए, इस्लामिक हो जाए। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, दर उल हर्ब यानी कि लैंड ऑफ काफिर भी जिसको आप बोलते हो, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू दर उल इस्लाम। इस्लाम मतलब लैंड ऑफ इस्लाम, दर उल इस्लाम। और जिहाद जो था उसको भी डिक्लेयर कर दिया गया अगेंस्ट द सिख किंगडम ऑफ पंजाब। एक जिहाद क्या है? जिहाद का अगर लिटरल मीनिंग देखोगे तो इट मीन्स स्ट्रगल आ जाएगा। स्ट्रगल किस चीज़ के लिए? एक होली वॉर, कोई प्योर तरीके की वॉर है उसके लिए, ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल। तो जिहादीज वर्ड आप सुनते हो, तो इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है सिख किंगडम ऑफ पंजाब के अगेंस्ट। तो दिस वाज द वहाबी मूवमेंट। दुदू मियाँ ने भी ये एजिटेशन कैरी फॉरवर्ड करी और ब्रिटिश फोर्सेस को बंगाल से रिमूव करने की पूरी ट्राई करते हैं। कोका मूवमेंट पे जाते हैं, पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं सूरत सॉल्ट एजिटेशन से। सूरत यानी कि लोकेशन इज क्लियर कि गुजरात वाले पार्ट की बात हो रही है। गुजरात वाला हिस्सा है तो नीचे पानी भी है। पानी कौन सा है? अरेबियन सागर का है। यहाँ पे एक गल्फ है, गल्फ ऑफ कच्छ है। तो यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्ट बना रहे हैं। तो उसके ऊपर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं? अब ब्रिटिशर्स ड्यूटी लगा रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं। पहले 50 पैसे थे, अब 1 रुपया कर दिया, जिस वजह से लोगों में आक्रोश आया, गुस्सा आया। उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट जारी कर दिया और फाइनली 1844 में यूरोपियंस के ऊपर ये अटैक कर देते हैं जो सूरत के लोग थे। 1848 में इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने दोबारा दिमाग लगाया और इन्होंने बोला कि हम वेट एंड मेजर्स जैसे बंगाल में कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ताकि किलोस के हिसाब से सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाए, उस हिसाब से ड्यूटी लगाई जाएगी। फिर हमने देखी वहाबी मूवमेंट पूरी की पूरी कैसी थी? इस्लामिक रिवाइवलिज्म के ऊपर बेस्ड थी। इस्लामिक रिवाइवलिज्म कि इस्लाम को दोबारा से रिवाइव करना है। कौन इसके फाउंडर हैं? तो सैयद अहमद इसके फाउंडर हैं, रायबरेली के हैं जो। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिसाइड किया कि हम सोसाइटी को पूरा का पूरा कैसे बना देंगे? इस्लामिक सोसाइटी बना देंगे। जो दर उल हर्ब थी टर्म, उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया दर उल इस्लाम के अंदर, यानी कि लैंड ऑफ काफिर टू लैंड ऑफ इस्लाम। और जो जिहाद है ये डिक्लेयर कर दिया था अगेंस्ट जो सिख किंगडम हुआ करता था पंजाब का। दुदू मियाँ ने भी ये एजिटेशन को कैरी फॉरवर्ड किया, पर बंगाल वाले एरिया में। अब चलते हैं नेक्स्ट मूवमेंट में जो कि 1840s में होती है। नाम था कोका मूवमेंट। कोका मूवमेंट जो थे, इसके मेन जो लीडर थे वो थे भक्त जवाहर मल। इनको सियां साहिब भी बोला जाता था, भक्त जवाहर मल, ऑल्सो नोन है सियां साहिब। तो ये वेस्टर्न पंजाब में हुआ करते थे और इनका जो मेन एम था वो था कि जो सिख का रूल है उसको दोबारा से फ्लरिश करवाना पंजाब वाले एरिया में। अभी कहीं ना कहीं इस रीजन में हो रही है। अब ये 1840s की बात है, तो उस टाइम पे पंजाब, हिमाचल, कश्मीर, हरियाणा, ये सारा एक ही पार्ट है, इसी की बात कर रहे जा रहे हैं ये। तो यहाँ पे क्या चल रही है? यहाँ पे चल रही है कोका मूवमेंट। कोका मूवमेंट कब चल रही है? 1840s में चल रही है। कौन इसके मेन लीडर हैं? तो भक्त जवाहर मल इसके मेन लीडर हैं, जिनको सियां साहिब भी बोला जाता है। मेन फोकस कहाँ पे है इनका? तो वेस्टर्न पंजाब वाले हिस्से में, वेस्ट डायरेक्शन में। और मेन एम क्या है? तो सिख किंगडम को दोबारा से फ्लरिश करवाना, रिस्टोर करवाना। तो ये कूका मूवमेंट आती है। अब ये जो कूका थे, इनकी क्या एजिटेशन थी? क्योंकि जो स्वदेशी मूवमेंट थी और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, इन्हीं प्रोसेस के मेथड से, जैसे इसमें चल रहा था ना प्रोटेस्ट, स्वदेशी मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इन्हीं की जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, इन्हीं की एक प्रोसेसर फॉर्म मानी जाती है कोका मूवमेंट। इन्हीं के साथ साथ ये जो कोका मूवमेंट थी ये इंस्पायर्ड थी, जो स्वदेशी मूवमेंट आ गया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ गया। बाबा राम सिंह आते हैं, मेजर लीडर थे ये भी कोका मूवमेंट के, और नामधारी सिख सेक्ट जो आप पढ़ते हो उसके भी फाउंडर थे। तो एक बार देख लो दोबारा से, वहाबी हमने देख लिया, कोका मूवमेंट को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 1840s का टाइम है। मेन फोकस कहाँ पे है? इस पंजाब वाले एरिया में, पंजाब के भी वेस्टर्न वाले पार्ट में ज़्यादा फोकस है।
मेन लीडर कौन है, भक्त जवाहर मल, और दूसरे हैं बाबा राम सिंह। तो ये दोनों यहाँ पे मेन लीडर्स आपको मिल जाएंगे। फोकस किस चीज़ पे है कि जो सिख किंगडम है उसको दोबारा से रिस्टोर करना है। और किससे इन्होंने इंस्पिरेशन ली है ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फ्रॉम द स्वदेशी मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अभी पढ़ना इनके बारे में, स्वदेशी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। बाबा राम सिंह, इसमें जो याद रखने वाली बात है, इन्होंने एक सेक्ट बनाया था, नामधारी सिख सेक्ट, नामधारी सिख सेक्ट। तो एक तो कोका मूवमेंट के मेजर लीडर भी थे और साथ में क्या थे, नामधारी सेक्ट के फाउंडर भी थे। अब आता है कितुर रिबेलियन। कितुर रिबेलियन का टाइमलाइन है फ्रॉम 1824 टू 1832। यहाँ पे जो आती है मेन लीडर वो थी, अब यहाँ पे हमें पहले तो जाना पड़ेगा कर्नाटका वाले एरिया में, दिस वाज, ठीक है। यहाँ पे एक जगह है नेम्ड एज कितुर। कितुर में रानी है, रानी चिन्नम्मा। इनके हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है तो अपने सर्वाइवल के लिए इनको फाइट करना पड़ता है और नाम पड़ा रानी चिन्नम्मा। इन्होंने क्या किया था, बच्चे को अडॉप्ट किया था। जो इनका सन था वो इनका बायोलॉजिकल सन नहीं था, अडॉप्टेड सन था। और आपको याद होगा जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने ऐसे अलाइंसेस चलाए हुए हैं कि अगर आपका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है तो फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ब्रिटिशर्स के अंडर चली जाएगी। तो रानी चिन्नम्मा मना कर देती है कि मैं अपना कितुर वाला जो एरिया है वो ब्रिटिशर्स को नहीं दूंगी। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस रानी चिन्नम्मा जो है वो रिवोल्ट क्रिएट कर देती है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। दिस वाज द कितुर रिबेलियन 1824 टू 1832। स्वंतवादी रिवोल्ट आता है। स्वंतवादी रिवोल्ट अगर देखोगे तो 1844 का टाइम पीरियड आएगा। स्वंत जो थे काफ़ी पावरफुल क्लास है। अब कहाँ पे जा रहे हैं हम जा रहे हैं महाराष्ट्र वाले एरिया में। महाराष्ट्र वाले एरिया में क्या एरिया है ये, स्वंत जो पीपल थे, स्वंतवादी भी जिनको बोलते हैं जब रिवोल्ट वर्ड यूज़ करते हैं साथ में, तो ये जो स्वंत थे इस रीजन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और ये चाहते थे कि ये जो ब्रिटिशर्स हमारे किलों के अंदर, हमारे किलों के ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं, पूरा अपना राज जमा के बैठे हुए हैं, इनको बाहर निकालना है। और यहाँ से फाइनली जो स्वंत थे, स्वंत ने ये जो किले थे इनमें से ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला और इन ब्रिटिशर्स को फोर्स कर दिया था कि यहाँ से निकलो, अपनी फैमिलीज़ वगैरह को लेके निकलो। फिर फाइनली जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने कहाँ पे जाके शेल्टर लिया, इन्होंने लिया गोवा वाले एरिया में। गोवा में जाके इन्होंने शेल्टर लिया था। तो स्वंत जो थे काफ़ी पावरफुल क्लास थी, कहाँ पे, महाराष्ट्र वाले एरिया में। हाउएवर जो ब्रिटिशर्स हैं ये फोर्स देम आउट ऑफ द फोर्ट्स, फोर्सिंग देम टू सीक शेल्टर्स इन द गोवा। तो आई एम सो सॉरी, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इनको खदेड़ दिया था और इनको फिर गोवा की तरफ जाके जो है फोकस लेना, स्वंत्स को जाना पड़ा था, मैंने ब्रिटिशर्स बोल दिया, स्वंत्स को जाना पड़ा था गोवा की तरफ, ठीक है। ब्रिटिशर्स यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग प्रूव हुए। 1844 का ये टाइमलाइन है। फोंद, स्वंत और जो बाकी इनके सरदार्स थे इन्होंने अलाइंस बनाने की सोची और ब्रिटिशर जो अथॉरिटीज़ थी उनके अगेंस्ट फाइट करने की सोची। पर ब्रिटिशर्स और भी तेज़ निकले, इन्होंने यहाँ पे मार्शियल लॉ चला दिया, ठीक है। मार्शियल लॉ यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जो स्वंतवादी था। और जो महाराष्ट्र का स्वंतवादी वाला एरिया था वो किसके अंडर चला गया फाइनली, ब्रिटिशर्स के अंडर। तो हमने अभी 2 रिवोल्ट्स पढ़े, इनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से। एक हमने पढ़ा कितुर रिवोल्ट। कितुर रिवोल्ट या रिबेलियन हमें जाना पड़ेगा कर्नाटका वाले हिस्से में। कर्नाटका में देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड कितुर। अब यहाँ पे रानी है चिन्नम्मा, पहले चिन्नम्मा ही थे सिर्फ, पर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और यहाँ पे सर्वाइवल का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो इस वजह से इनका नाम पड़ता है रानी चिन्नम्मा। रानी चिन्नम्मा यहाँ पे रूल करना शुरू करती हैं। पर क्या था, इनका जो सन था वो बायोलॉजिकल नहीं था, वो कैसे थे, वो थे अडॉप्टेड सन। और ये चाहते थे कि जो गद्दी पे बिठाया जाएगा वो अडॉप्टेड सन को बिठाया जाएगा। पर ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से, सब्सिडरी अलाइंस एंड ऑल आप सुनते हो, तो इनके हिसाब से क्या था कि नहीं, अगर आपका बायोलॉजिकल सन नहीं है तो आपकी ये प्रॉपर्टी उस सन, अडॉप्टेड सन को नहीं जा सकती। तो किसको जाएगी, तो ब्रिटिशर्स को जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से रिवोल्ट क्रिएट कर दिया किसने, रानी चिन्नम्मा ने अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। स्वंतवादी रिवोल्ट हुआ महाराष्ट्र वाले एरिया में। महाराष्ट्र के अंदर स्वंतवाद का एक एरिया हुआ करता था, लोगों को स्वंतवादी या स्वंत बोल दिया जाता था। तो यहाँ पे फाइनली जो ब्रिटिशर्स इनके किलों के अंदर बैठे हुए थे तो दे सेड कि आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर जो स्वंत थे उनको सप्रेस कर दिया और इनको शेल्टर लेना पड़ा था जाके गोवा वाले एरिया में। ये गोवा चले जाते हैं। पर फोंद स्वंत वगैरह जो थे, फोंद स्वंत ने एक अलाइंस बना लिया सरदार्स के साथ जो बाकी सरदार्स हुआ करते थे आस पड़ोस के अंदर, और इन्होंने डिसाइड किया हम ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट रिवोल्ट ट्रेस करेंगे, लड़ाई करेंगे। पर जो ब्रिटिशर्स थे ये और तेज़ निकले, इन्होंने स्वंतवादी एरिया के अंदर मार्शियल लॉ क्लेम कर दिया। और जैसे ही ये मार्शियल लॉ लगाते हैं यहाँ पे, तो फाइनली ये जो स्वंतवाद वाली टेरिटरी थी दैट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स।
एक रिवोल्ट पढ़ लेते हैं 1844 का, जिसका नाम है गडकरी रिवोल्ट। गडकरी रिवोल्ट में क्या हुआ, इंग्लिश ने डिस्बैंडिंग कर दी हेरिडिटरी सर्वेंट ऑफ मराठा फोर्ट्स की, और जो गडकरीज थे वो चले गए अनएम्प्लॉयड। दोबारा से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र वाले एरिया में। अब महाराष्ट्र में कौन हुआ करते थे, गडकरीज। नितिन गडकरी आपने प्रोमिनेंट पर्सनालिटी आज के टाइम पे आप चलते हो, ठीक है। तो गडकरीज कहाँ पे हुआ करते थे, महाराष्ट्र वाले एरिया में हुआ करते थे। अब ये जो महाराष्ट्र के गडकरीज थे, अब ये क्या करते थे, अपना जो बिजनेस हुआ करता था इसको पास करते चलते थे अपने हेरिडिटी के अंदर, मतलब अपने बच्चों को इंग्लिश ने इसमें अगेन इंटरफेरेंस शो कर दी, और जो गडकरीज थे ये हो गए अनएम्प्लॉयड पूरे तरीके से, जो हेरिडिटरी सर्विसेज में ये पार्टिसिपेट किया करते थे। दो तरीके थी, एक तो इनका अपना बिजनेस हुआ करता था, या फिर किसी के अंडर काम कर रहे हैं। तो मान लो कोई यहाँ पे और बंदा है, वो काम कर रहा है, बिजनेस चला रहा है, तो इसकी पोस्ट में कोई CEO है, तो वो जो CEO है उसी का अगला जो लड़का आएगा वो यहाँ पे बन जाया करता था। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे भी इंटरफेयर कर दिया और इनको अनएम्प्लॉयड डिक्लेयर कर दिया कि अब आप यहाँ पे कोई हेरिडिटरी सर्विस नहीं प्रोवाइड करोगे। तो ये बन गई एक मिलिट्री क्लास, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी रिवोल्ट रेस कर दिया गडकरीज ने अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये जो रिवोल्ट था ये दजी कृष्ण पंडित जो थे उन्होंने क्या कैरी फॉरवर्ड किया था। तो गडकरी रिवोल्ट अगर आप देखोगे तो कहाँ पे, ये महाराष्ट्र वाले एरिया में आएगा। हेरिडिटरी सर्विसेज हुआ करती थी कि किसी की कोई सेवा कर रहा है तो आगे चल के उसका पुत्र उसकी सेवा करेगा, तो उस सेवा को ही रोक दिया गया, वो जो हेरिडिटरी सर्विस थी उसी को रोक दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिस वजह से ये जो गडकरी रिवोल्ट था ये रेज हो जाता है। और जो मेन लीडर थे यहाँ पे वो थे दजी कृष्ण पंडित। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको MCQs मिलते रहते हैं और PDFs भी मिल जाते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।